हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण शुरू किया था, जिसमें हमने व्याकरण के 3 विभाग पढ़ने हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण बेसिकली है क्या? व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और उसे पढ़ना सीखते हो। तो आज से हम शुरू करेंगे वर्ण विचार। वैसे तो आप वर्णों को पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब हम इन वर्णों के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से वर्ण हैं और कुछ डिटेल जानकारी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। इससे पहली कक्षा में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा और आज हम वर्ण विचार शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा अपने विचारों और दूसरों के विचारों को ग्रहण करने, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन इस भाषा को हमने कैसे सीखा है? इस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है क्या? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। यानी कि आपने सबसे पहले भाषा सीखने के लिए आपने वर्ण सीखा, अक्षर सीखा। ठीक है। तो भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द आपके वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, चंद्रमा निकल आया है। तो चंद्रमा निकल आया में कौन कौन से शब्द हैं? चंद्रमा है, निकल है, आया है, ये सभी आपके शब्द हैं इस वाक्य में। लेकिन ये जो शब्द हैं ये स्वयं भी बहुत सारे वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे चंद्रमा निकल आया है, जो चंद्रमा शब्द ही है वो अनेक वर्णों के मेल से बना हुआ है। ठीक है। तो देखिए, जो चंद्रमा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, चंद्रमा भी आपके इतने सारे वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है। निकल शब्द जो है इतने सारे वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है। ठीक है। ऐसे ही आया भी बहुत सारे वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है। तो अब इन वर्णों को ही हम समझ लेते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। देखो, जब आपने चंद्रमा कहा तो चंद्रमा में आपके मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकली। तो जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, यानी उसे हम आगे तोड़ नहीं सकते। जैसे आपने वाक्य को तो तोड़ दिया शब्दों में, शब्दों को आपने पुनः वर्णों में तोड़ा, लेकिन आगे इसको आपने नहीं तोड़ा, तो उसे कहा जाता है वर्ण या अक्षर। यानी अब आप इस ध्वनि को, इस वर्ण को, इस अक्षर को आगे आप तोड़ नहीं पाएंगे। तो वह छोटी से छोटी, तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है, परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, चलिएगा। तो वर्ण क्या हुआ? वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके खंड या जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो वो आपके वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है वर्णमाला। चलिए, तो वर्ण के बाद वर्णमाला। जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि इन वर्णों को, जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है, उनको हमने व्यवस्थित क्रम में रखा एक माला के रूप में। जिस प्रकार से एक माला बनाई जाती है मोती की, उसको एक धागे में पिरोया जाता है, ऐसे ही इन वर्णों को भी क्रमबद्ध रूप से लिखा गया, तो इन्हें ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इनको व्यवस्थित किया गया, जैसे अ के बाद आ आना, ए आना, ओ आना, तो इस तरह से जो है ये आपका व्यवस्थित क्रम है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं।
तो हिंदी वर्णमाला में हम 52 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और वो 52 वर्ण जिनमें 11 आपके स्वर हैं, 2 आपके अयोगवाह हैं, 33 यहाँ हम व्यंजन पढ़ेंगे और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर 2 हैं। तो टोटल मिला करके जो कुल मिला करके आपके व्यंजन हुए, जो आपके वर्ण हुए सॉरी, तो वो आपके कितने हैं 52 हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त वर्ण। तो ये टोटल कुल मिला करके 52 वर्ण हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अ से लेके अह तक तो लिखा ही है, लेकिन आप यहाँ व्यंजनों को देखिए, स्वर इतना तो आप जानते ही हैं, अ से लेके अब तक आपके क्या हैं स्वर हैं, 2 यहाँ पर आपके अयोगवाह हैं, अंग और अह। फिर आपने यहाँ पर व्यंजनों को देखा होगा, कुछ अलग रूप में लिखे गए हैं, आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा शायद। तो व्यंजन यहाँ कुछ अलग तरीके से लिखे गए हैं, जिनमें एक तिरछी लाइन है नीचे से सब में। तो ये व्यंजन स्वतंत्र अवस्था में है और आगे हम स्वरों और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये व्यंजन आपके स्वतंत्र अवस्था में हैं, यहाँ पर इनके साथ स्वर नहीं जुड़ा है। अब देखो जब व्यंजन आपके स्वतंत्र अवस्था में इस तरह से होते हैं तो इनको पढ़ा नहीं जा सकता है, इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते। इनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप इनका उच्चारण कर पाओगे। जैसे क को आप यहाँ पर कब पढ़ोगे, क जब आप बोलते हैं ना तो इसमें एक तो ये होता है स्वर रहित क, इसको कहते हैं स्वर रहित क, और जब आपने इसमें अ जोड़ा तो ये आपका क्या हो जाता है क। तो क में अ का स्वर है, हर व्यंजन में अ का स्वर जुड़ा होता है। आगे हम स्वरों को पढ़ेंगे तो परिभाषा भी आप यही पढ़ोगे कि स्वर स्वतंत्र अवस्था में स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो आप कुछ अलग तरीके के यहाँ व्यंजन देख रहे हैं, ये सभी स्वर रहित व्यंजन हैं, इनमें स्वर नहीं जुड़ा है, और जब हम इनमें स्वर जोड़ते हैं तो इनका उच्चारण भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके व्यंजन है स्वर रहित व्यंजन। चलिए तो हम बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, वर्णों के बेटा यहाँ पर 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर हो गए और व्यंजन हो गए, ठीक है, स्वर और व्यंजन। चलिएगा, तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के 2 भेद होते हैं। भेद का मतलब क्या होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आपके पास 11 स्वर हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि इन स्वरों में भी अंतर है, इनमें भी भेद है। भेद जानते हैं आप, इनमें कुछ ना कुछ भेद है, अलग अलग हैं ये, और किस आधार पर हैं, तो यहाँ आधार बता दिया है, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर स्वरों के वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। चलिए अब स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार से हैं, अ आ ए ई ओ उ रे ए आई ओ औ। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, लेकिन बेटा इन स्वरों में भी भेद है। 11 स्वर हैं लेकिन इनमें भी भेद है। अब भेद का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आपने एक पेटी आम मंगा दी, ठीक है, अभी आम का सीजन चल रहा है, आपने आम निकाले या आपने पेटी नहीं मंगाई, आपने किसी पेड़ से आम निकाले। अब देखो वो है तो आम ही, सभी आम है, लेकिन आपको उन आमों को अलग अलग रखना है, उनमें भी भेद होगा। कैसे भेद होगा, कुछ आम बड़े होंगे साइज में, आकार में, कुछ आम छोटे होंगे। तो आप क्या करोगे, बड़े आमों को आप एक दूसरी पेटी में रखोगे, उनको सेपरेट कर दोगे, अलग रख दोगे। फिर छोटे आम निकालोगे, उनको एक दूसरी पेटी में रखोगे। तो आप क्या कहोगे कि इसमें बड़े आम हैं, इसमें छोटे आम हैं, यही तो भेद हुआ। अब हैं तो वो आम ही, निकले तो वो आम के ही पेड़ से, आम ही हैं, लेकिन उनके आकार के आधार पर आपने उनको क्या कर दिया, उनका भेद कर दिया, अलग अलग उनको छांट करके रख दिया।
या फिर आपके पास हो सकते हैं कुछ बहुत पूरे पीले आम हैं, कुछ कच्चे आम हैं। तो आप क्या करोगे, पीले आम को अलग रख दोगे और जो आपके हरे आम हैं उनको अलग रख दोगे। तो उनके पकने के आधार पर उनको जो है कच्चे और पक्के आम के आधार पर आपने उसको इस समय क्या कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया, उनका भेद कर दिया। तो अब जो ये 11 स्वर हैं इनमें भी भेद है। किस आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में जो समय लगता है उनमें भेद है। किस तरह का भेद है अभी जानेंगे। तो 3 प्रकार का भेद यहाँ पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हिंदी में नहीं है लेकिन सीख लेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अब हमने भेद किया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, है ना। आधार क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि आपने किसी पेड़ से आम निकाले, आम निकाल करके आपने क्या किया, अब आपको आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि छोटे आम अलग रखो, बड़े आम अलग रखो। तो आपने आम को भेद कर दिया, बड़े आमों का अलग पेटी बना दी, छोटे आमों की आपने अलग पेटी बना दी। या फिर आपके पेरेंट्स ने आपने कहा भाई कच्चे आम अलग रखो, पके हुए आम अलग रखो। तो आपने उनके कच्चे होने और पके होने का आधार पर उनको अलग अलग कर दिया। हैं तो वो आम ही, लेकिन उनमें भी भेद है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो उनके आकार के आधार पर आपने भेद किया। या फिर आपसे कहा कि कच्चे अलग रखें, कम पके हुए जो होंगे या जो बहुत पीले आम है उनको अलग रख दो। तो आपने उनके पके होने के आधार पर उनको अलग कर दिया, भेद कर दिया। तो यहाँ पर जो है, जो ये स्वर है 11 स्वर, इनमें भी भेद होता है। यानी कि किस आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में अलग अलग समय लगता है, सेम समय नहीं लगता है ना। जब जैसे आप किसी पेड़ से आम निकालते हो तो सारे आम एक साइज के तो नहीं होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होंगे, कुछ कच्चे होंगे, कुछ जल्दी पक जाएंगे। तो भेद तो होगा ही। तो ऐसे ही इन स्वरों में भी भेद है। कैसे, उच्चारण में लगने वाले समय, अर्थात इनमें इनके उच्चारण को जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वरों का उच्चारण जल्दी हो जाता है, कुछ स्वरों का उच्चारण बहुत मतलब उससे ज्यादा समय लगता है, और कुछ का और ज्यादा समय लगता है। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर भेद भी किया है। तो आइए, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर वो कहलाता है। अब अंग्रेजी में तो इसका नाम ही शॉर्ट है, शॉर्ट वॉवल्स। जिसके उच्चारण में, जिसको बोलने में, उच्चारण का अर्थ है जिसको बोलने में कम समय लगता है। अब ये इतने छोटे होते हैं कि समय का शायद आपको, लेकिन फिर भी हमें महसूस तो होता है कि अ और आ में क्या अंतर है। अ और आ दोनों में अंतर यही है कि एक को हमने उच्चारण करने में ज्यादा समय लगाया और एक को कम समय लगाया। अ आ दुगना समय लगता है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ए, ओ और ए। ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। यानी कि इनका उच्चारण आप कैसे करते हो, अ, ए, ओ, तो बहुत कम समय लगा। लेकिन जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हो, आ, आपका मुंह खुल जाता है, आ, समय दुगना लगता है। तो दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हमने पूरा नहीं कहा दुगना, लगभग, यानी कि बहुत कम जो है उसमें अंतर होगा। तो ये जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ये संख्या में 7 होते हैं। अब जरा इसको महसूस करेंगे उच्चारण करके। जैसे आपने कहा अ, आ, बार बार करेंगे अ, आ, अ, आ, अ, आ, अ, आ। तो आ में ज्यादा समय लगा, दुगना समय लगभग, और अ में कम समय लगा। जब आपने उच्चारण किया ए, ई, ए, ई, बहुत कम समय लगा, ए, ई, ओ, ऊ, उ, ऊ, ठीक है। ऐसे ही ए, आई, ओ, औ, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए ये आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक तीसरे प्रकार के स्वर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्लुत स्वर, लॉन्गर, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, उससे ज्यादा। हालांकि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है,
लेकिन हमें जानना है, ये चीजें हमें पढ़नी है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का बेटा एक चिन्ह है ये, ठीक है। जिस भी वर्ण के पीछे ये चिन्ह लगा होगा आप उसे खींचेंगे। जैसे इसको आप ओम भी तो कह सकते थे, है ना, इसे आप ओम भी तो कह सकते थे, ओम, ओम ही तो है ये, लेकिन नहीं, इसके पीछे से एक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप इसको ओम के बदले क्या कहते हो, ओम, ठीक है, खींचते हो ओ को। अब इसे आप राम या राम, तो ये जो चिन्ह है ना ये इस वर्ण को खिंचाता है, ये उसको कहता है कि इसे लंबा स्वर दो, ओम, राम। तो ये जो प्लुत स्वर है, ये चिन्ह जो है इन वर्णों को खिंचाता है, उसको और लंबा स्वर देता है, तो ये आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। या फिर इसका प्रयोग आप किसी दूर के व्यक्ति को जब आप आवाज देते हो तब आप इसका प्रयोग करते हो। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बिल्कुल भी बंद हो गया है, पहले प्रयोग होता था, इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। तो हमने स्वर जाने हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिनमें इन स्वरों के 3 हमने भेद किए हैं। मुख्य रूप से यदि हम कहें तो 2 इसके भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा, मतलब उससे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, तो वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों में मात्राएं होती हैं और ये मात्राएं कहाँ प्रयोग की जाती हैं, जब आप इन स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाते हो तो ये अपने मूल रूप को छोड़ देते हैं और इनका बदला हुआ रूप है। तो इनकी मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि हम बात करेंगे लिखने के लिए, जब हम शब्द बनाएंगे ना वर्ण से, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि आप क के साथ जब अ जोड़ रहे हैं तो आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा कोई शब्द आपको दिखा, जबकि हमने तो क के साथ अ को जोड़ा। ये अ क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ पर इस अ की मात्रा नहीं होती है, कभी भी इस अ की मात्रा नहीं होती है। और जब किसी स्वर, ये तो पहले से जुड़ा है, स्वर रहित, अब क की बात छोड़ दें क्योंकि ये तो स्वर रहित है, चलिए अ की बात छोड़ दें, आपने जैसे क में आ जोड़ दिया तो क्या होता है, का होता है, क्यों होता है, क्योंकि इस आ की मात्रा जुड़ती है। तो हर स्वर की अपनी मात्रा है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ स्वर का बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है, जो अभी आपने ऊपर ये हलंत के साथ जो व्यंजन देखे हैं, ये जो तिरछी रेखा लगी हुई है, अगर इनमें अ स्वर जोड़ दिया जाए तो इसके ये जो हलंत है ना ये हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अ स्वर का कोई काम नहीं है तो इसको हटा दो, नहीं, इस अ स्वर का भी बहुत काम है। ये जो आपके स्वर रहित व्यंजन हैं, इनके साथ जब आप अ स्वर जोड़ते हैं तो इन सभी के ये जो चिन्ह है, नीचे जो तिरछी जो लाइनें खींची हुई हैं, ये सारे हट जाते हैं। और देखो ये आपका स्वर सहित क है और ये आपका स्वर रहित क है, यानी ये सभी व्यंजन यहाँ पर स्वर रहित हैं, इनमें कोई स्वर नहीं है और इसलिए यहाँ पर इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो हम मात्राओं की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अ की मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ हर व्यंजन का हलंत हटा देता है और उसको जो है उच्चारण करने में मदद करता है। आ स्वर की मात्रा कुछ इस तरह से होती है। ए स्वर की मात्रा आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में, ई स्वर की, उ स्वर की, ये कुछ मात्राएं हैं। तो जैसे क में आपने क्या जोड़ा, अ जोड़ा, तो कल, तो क में भी अ है और ल में भी अ है। काल, किला, कीप, ये कुछ शब्द बने हुए हैं इस तरह से, तो इनको आप नोट करेंगे और क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमने स्वरों की मात्राएं पढ़ी हैं, जैसे आपने ए, क में क्या जोड़ा, ए की मात्रा कुछ इस तरह से बनती है, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा नीचे लगाई जाती है, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो ये सभी स्वरों की मात्राएं हैं। अब यहाँ कुछ बातें आप सीखेंगे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है,
ठीक है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं जिसे हम हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे ये सभी आपके अ से रहित हैं, यानी कि स्वर से रहित व्यंजन है, इनका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा होता है, तो समझ जाना है इनमें अ ध्वनि जुड़ी है। तो उस व्यंजन को कुछ इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो जो आपने व्यंजन पढ़ा है ना वो स्वर सहित पढ़ा है, ठीक है। री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे लगाई जाती है और र में उ और ऊ की मात्राएं उसके नीचे या ऊपर न लगाकर र के मध्य भाग, उसके पेट भाग में लगाई जाती है। तो आपने देखा होगा र में आप कभी भी ऐसे मात्रा नहीं लगाओगे, र धन उ करके आप कुछ ऐसा नहीं करोगे। र ऐसा देखा है आपने कभी? कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इसके मध्य भाग, उसके पेट भाग में लगाओगे। तो ये कुछ बातें आपको नोट करनी है, इसको आप नोट करेंगे। तो चलिए, चलिए, तो आज की क्लास में आपने वर्णों के बारे में जाना। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। तो हिंदी वर्णमाला क्या होती है। चलिए, तो आज बेटा आपने वर्ण के बारे में जाना कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप वर्णमाला कहते हो। सब हिंदी भाषा में यहाँ पर 11 स्वर, 2 आपके अयोग व 33 व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त वर्ण आपके 2 और कुल आपके यहाँ पर 52 आपके वर्ण हैं। हिंदी भाषा के वर्णों के 2 भेद हैं, इसमें स्वर और व्यंजन है। स्वर जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र अवस्था में करते हैं, बिना किसी अन्य ध्वनि की मदद लिए बिना आप स्वर का उच्चारण करते हैं। स्वरों को यहाँ पर 11 स्वर हैं और स्वरों को उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनका 3 जो है यहाँ पर इसका भेद किया गया है, जिसमें दीर्घ स्वर, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ समय में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। स्वरों की मात्राएं आपने की हैं और साथ में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अयोगवाह और व्यंजनों के बारे में। चलिएगा, इसे नोट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़ा, जिसमें हमने वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वरों के बारे में पढ़ा और स्वरों की मात्राएं हमने पढ़ी। कल की क्लास में हम अयोगवाह और आगे के टॉपिक करेंगे कवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।